दोस्तों आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मनी विद प्रभात पोद्दार और मैं हूं प्रभात पोद्दार। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर की, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो एक भारत सरकार की कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देती है। डिविडेंड जैसा आप जानते हैं कि अगर आप एक कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो हर साल अगर वो मुनाफा करेगी तो उसका कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है। ब्यूटीफुल बात यह है कि ये इतना डिविडेंड हर साल दे रही है, या अभी तक दे रही थी। जो बाजार में अगर आप किसी बैंक में एफडी करेंगे तो जितना आपको ब्याज मिलेगा, शायद उससे ज्यादा डिविडेंड ये कंपनी दे देगी। प्लस आपको हो सकता है आज जिस भाव में आपने शेयर खरीदा कल उसका दाम बढ़ जाए, तो डबल बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हम बैंक में एफडी करते हैं तो हमें उसका मिलता है ब्याज, और ब्याज पे आपको देना पड़ता है टैक्स। लेकिन जब हमें मिलता है डिविडेंड तो उसका कुछ पोर्शन टैक्स फ्री होता है। कितना टैक्स फ्री होता है ये सब तो सीए की बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम शुरू करेंगे आज का स्टॉक के बारे में एनालिसिस। मेरा नाम प्रभात पोद्दार है और ये मेरे थोड़े बहुत क्रेडेंशियल्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया कंपनी की। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अगर आप देख पाए बेहतर। ऑयल इंडिया एक भारत सरकार का उपक्रम है। ये एक नवरत्न कंपनी में आती है, नवरत्न कंपनी की कैटेगरी में आती है। और इसका काम क्या है, तो अगर हम देख पाए, इसका काम है ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल is engaged in the business of exploration, development and production of crude oil and natural gas, transportation of crude oil and production of liquid petroleum gas। तो बेसिकली एक्सप्लोरेशन यानी ढूंढना है कि कहाँ पे हमें क्रूड ऑयल के भंडार वगैरह मिल सकते हैं, वहां से निकालना, ट्रांसपोर्टेशन करना, इस प्रकार का काम करती है। ओएनजीसी आपने सुना होगा, तो जिस प्रकार का काम काज ओएनजीसी करती है उसी प्रकार का काम ऑयल इंडिया भी करती है। आज यानी 23 जुलाई 2020 को इस शेयर का भाव बाजार में है 96 रुपीज 60 पैसा। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे। देखिए, अगर हम पिछले 5-10 साल का चार्ट निकालें, एक लंबा 5 ईयर का चार्ट निकालें, तो इसका हाई जो था वो बना था 9 सितंबर 2014 को। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा जी। तो इसका जो हाई बना था वो 9 सितंबर 2014 को बना था इसका हाई, और वो हाई था आपका 334 रुपीज 99 पैसा, यानी 335 रुपए के आसपास इसका हाई बन चुका है, ऑल टाइम हाई। इसका ऑल टाइम जो लो है वो बना था 16 मार्च 2020 को, यानी इसी साल, और वो था 70 रुपए 35 पैसे के आसपास। तो ये आपको हाई पता चल गया, आपको लो पता चल गया, इसका ऑल टाइम हाई एंड लो। और अभी ये कितने में मिल रहा है, 96 रुपीज में मिल रहा है, यानी ये अपने बॉटम प्राइस के नजदीक है। रेट क्यों गिरे, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो स्ट्रेस में चल ही रहा है, और उसको कुछ टाइम हो गया स्ट्रेस में चलते हुए। तो शायद ये कारण था कि ऑयल इंडिया का स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया। लेकिन जब स्टॉक नीचे रहता है तो ही शायद वो एक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका होता है। इसमें अगर हम प्रमोटर होल्डिंग, अब प्रमोटर बोले तो कौन है भाई यहाँ पे प्रमोटर, तो भाई सरकार प्रमोटर है ना। राष्ट्रपति जी इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं। तो अगर 30 जून 2020 की बात की जाए रिसेंट, तो 56.66% इस कंपनी में भागीदारी भारत सरकार की है, इसीलिए एक सरकारी कंपनी है। और 43.34% शेयर है वो बाकी लोगों के पास और म्यूचुअल फंड्स वगैरह लोगों के पास है। अब हम देखें एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स, कितने म्यूचुअल फंड्स के पास ये कंपनी का स्टॉक है। अगर हम देखना चाहें तो देखिएगा, ये नीचे पूरी लिस्ट है, ये इतने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अलग अलग क्वांटिटी में ये खरीदा हुआ है। तो अगर हम इसको कंसोलिडेटेड अगर हम इसका फिगर देखना चाहेंगे, तो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है ऑयल इंडिया, इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, 22 फंड्स के पास इस कंपनी के शेयर हैं, जो करीबन करीबन 6 करोड़ शेयर करीबन इन अलग अलग म्यूचुअल फंड से खरीदे हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 और जून 2020 का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। ये कंसर्न का विषय है। अगर म्यूचुअल फंड्स ये शेयर बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है अभी जैसी स्थितियां बन रही हैं 2-4 महीनों से हम देख रहे हैं कोविड के कारण, तो म्यूचुअल फंड भी स्ट्रेस में है, उनको भी पैसे की जरूरत है। तो शायद ये कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने शेयर्स क्यों बेचे हैं। आगे चलते हैं।
हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की, हम ऑयल इंडिया के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, डिविडेंड की बात हम सबसे अंत में करेंगे, ठीक है। तो ऑयल इंडिया के फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो आपको पता चलेगा जी, इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑयल इंडिया का 2020 का फाइनेंशियल रिजल्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स की जो हम बात करते हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी धंधे की, तो ईयर ऑन ईयर धंधा कम हुआ है, 2951 करोड़ से 2579 करोड़ हुआ है, यानी थोड़ा तो मुनाफा कम हुआ है। अदर इनकम बढ़ गई है, तो अदर इनकम भाई 135 करोड़ से सीधा 995 करोड़ हो गई। अदर इनकम को कभी भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं माना जाता है। अदर इनकम का मतलब ये है कि एक्चुअल जो आप काम करना चाह रहे हो वहां से आपको पैसा नहीं आ रहा, कहीं और से आ रहा है, लेकिन चलिए ठीक है। तो आपको टोटल इनकम बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन अगर आप टेक्निकली जाएं तो ये बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। अच्छा, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात थी, हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे कि 13,734 करोड़ का बिजनेस था लास्ट ईयर, और इस साल 12,000 का हुआ, यानी ये थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ अदर इनकम जो है ये आपको थोड़ी सी जस्टिफाइड लगेगी, यानी ओवरऑल सेल्स तो कम हुई है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हम देश धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोविड के कारण स्लो डाउन में जाने लगा था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत सारे इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिए थे, कहीं ना कहीं डिमांड कम हो गई थी बाजार में, तो ये कारण हो सकता है इसका। लेकिन यहाँ एक फिगर है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये फिगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये छोटा सा एक फिगर है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है साहब। अगर आप देख पा रहे हैं अदर एक्सपेंसेस, ये जो आई लिखा है अदर एक्सपेंसेस, तो लास्ट ईयर अदर एक्सपेंसेस थे 1352 करोड़, और इस साल ये बढ़ के हो गए हैं 2976 करोड़, 2976 करोड़ रुपीस हो गए हैं, यानी करीबन करीबन 1600 करोड़ का अदर एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंसेस है। अब सर अदर क्या, अब आप देखेंगे ऊपर आपको लिखा हुआ है कि कंजम्पशन का खर्चा है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, ब्याज का खर्चा है, हर चीज लिखी है, अदर में सब आ जाता है बच्चा कुचा। तो नॉर्मली हर बैलेंस शीट में अदर एक्सपेंडिचर के बारे में पूरी जानकारी होती है, इस बैलेंस शीट में हमको नहीं मिली। या तो कंपनी ने जानबूझ के उस बैलेंस शीट के हिस्से को यहाँ नहीं डाला है, या हो सकता है नॉर्मली वो नहीं डालते हो। तो ये फिगर मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मुझे इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ लगता है, देखिए एक फिगर अगर हम यहाँ पे और देखें, वो है प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 3,900 करोड़ था, और इस साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,120 करोड़, यानी प्रॉफिट सब्सटेंशियली डाउन हुआ है। लेकिन सर यहां ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर आपने 1,000 करोड़ करीबन का टैक्स दे दिया था, तो आपका मुनाफा भाई जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम हो गया, टोटल 1,300 करोड़ का आपने टैक्स दिया, तो 2,500 करोड़ का आपको मुनाफा दिख रहा है, अच्छी बात है। इस साल ये हुआ कि टैक्स आपका हो गया कम पिछले साल से, प्लस पुराने साल आप शायद ज्यादा टैक्स भर चुके थे, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं, या पिछले साल थोड़ा ज्यादा टैक्स भर दिया होगा तो वो वापस मिला आपको, तो इसके चक्कर में जेब से पैसा जाने की जगह जेब में पैसा आया, 463 करोड़ वापस आपके आए हैं, तो 2584 करोड़ का आपको मुनाफा दिख रहा है। तो आपको लगेगा यार मुनाफा तो बहुत मार्जिनली कम हुआ है, 6 करोड़ का मुनाफा कम हुआ है, बहुत बड़ा नहीं होता, मानते हैं, लेकिन सर ये मुनाफा बढ़ा कैसे? एक्चुअली आपने कमाया नहीं है, एक्चुअली आपने कमाया नहीं है, एक्चुअली ये पैसा आपको मिला है, आपका टैक्स वापस आया है इसलिए। तो ये दो फिगर्स ऐसे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए किसी भी कंपनी को जब हम एनालाइज करते हैं तो केवल एक साइड से हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अच्छी चीज देखेंगे, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, पिछले साल 22 रुपए 88 पैसा था, इस साल 23 रुपए 83 पैसा है, यानी एक 96 रुपीज का शेयर है जो हर साल एक शेयर पे 23 रुपए 83 पैसे कमाता है, यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। ये इनकी बैलेंस शीट्स के बाकी हिस्से हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा आज डिटेल में एनालाइज नहीं करेंगे। आइए हम आते हैं आगे, ये इन्होंने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स वगैरह दे रखी है, ये कोई अपने हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ रेशोज पे आएंगे, जो रेशोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण, अगर आज बड़ा कर लें सर, ठीक है, तो भाई अगर आज इस कंपनी के हम सारे शेयर बाजार से खरीदना चाहें, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो 10,000 करोड़ के ऊपर का यानी सब्सटेंशियल कंपनी है,
पीई रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक 96 रुपीज का शेयर है जो 23 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, उसको हम पी रेशो कहते हैं, 4.05 है और इंडस्ट्री में ये 7.10 है। यानी इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की है, ये बहुत अच्छी चीज है। बुक वैल्यू 224 रुपए की इस कंपनी की बुक वैल्यू है, लेकिन आज वो अपनी बुक वैल्यू के मात्र 0.43% पे उपलब्ध है। 96 रुपीज में आपको एक ऐसा शेयर मिल रहा है जिसकी बुक वैल्यू 224 रुपीज है। अगेन इसका मतलब क्या है, ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है जिसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भारत सरकार की कंपनी है, एक ऐसे सेक्टर की कंपनी है ऑयल एंड गैस की जो कहीं डूबने वाला नहीं है, तो इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। हम कुछ और रेशोज देखना चाहेंगे, यहाँ पे हम कुछ रेशोज पे और ध्यान देना चाहेंगे और अंत में हम बात करेंगे इसने हर साल डिविडेंड्स एक्चुअली कितने दिए हैं। तो ये डिविडेंड्स को हम लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक, ओके। चलिए कुछ रेशोज की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया है ईपीएस वगैरह। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए साहब, मतलब बेहतरीन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इनका, लेकिन कम हुआ है। 49% हुआ करता था 2016 में, जो आज कम होकर 35% के आसपास आ गया है। 35% अपने आप में बहुत हेल्दी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हो सकता है उसका कारण ये हो, देखिए अब 16, 17, 18, 19 में मेंटेन हुआ है ये, लेकिन एक साल कम हो गया, अगेन कोविड के कारण हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 38%, 35%, 33%, 37%, बड़े अच्छे अच्छे मार्जिन है साहब ये। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ जी, तो ये मार्जिन अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं। अगेन जी, अगेन ये मार्जिन बड़े अच्छे हैं, इस साल थोड़े से कम हो गए, स्टिल अच्छा है, 23% कहीं से बुरा नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अब आप कहोगे तो यार बाकी सालों से बेहतर है, 19%, 11, 18, 15% से बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो हमने कहा था ना कि आपको इनकम टैक्स वापस मिला है, शायद उसके कारण प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दिख रहा है। स्टिल 11%, 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा माना जाता है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रेशो होते हैं सर, एक होता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ और एक होता है या आरओई जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, और एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसीई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8%, 5%, 9%, 11%, 13%, यानी एक आप देखेंगे 2017 से तो इम्प्रूव हो रहा है, यानी जो शेयर होल्डर्स फंड है उस पर अच्छा रिटर्न कंपनी दे रही है। हालांकि आरओसीई थोड़ा कम हो रहा है, 7.86, 8.15, 11% था साहब, और फिर कम हुआ है 6%, थोड़ा सा कम है, लेकिन हो सकता है विथ गोइंग ऑन ईयर्स मार्जिन थोड़े से बढ़ जाए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, हमारे डिविडेंड पे आते हैं कि हर साल इस कंपनी ने आखिर डिविडेंड दिया कितना है। तो हम अगर 2012-13 से अगर हम शुरू करें और हम 2020 तक आएंगे जी, इसको थोड़ा सा जी आइए, होपफुली आप देख पा रहे होंगे सर। तो अगर हम बात करें 2012-13 की, तो 2012-13 में ये 96 रुपीज का शेयर हमको याद रखना है साहब, है ना। 2012-13 में कुल मिला के करीबन 28 रुपए का डिविडेंड दिया गया है। 2012-13 के बाद अगर हम 13-14 की बात करें, अगेन टोटल ये 2-3 बार डिविडेंड दे रहे हैं, इसलिए आपको शायद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 13-14 में 28 रुपए का डिविडेंड दिया गया है। एक 96 रुपीज का शेयर आज की तारीख में जो 28 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, बहुत अच्छा मार्जिन है। 14-15 में 10 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है। 15-16 में 18 रुपए का डिविडेंड है। 2016-17 में 17.5 रुपए का डिविडेंड है। 2017-18 में 18 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड है। 18-19 में 9.5 रुपए का डिविडेंड है, और 2019-20 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड है। ये दोनों आप मिला लें तो 10 रुपए 75 पैसे जब आप डिविडेंड देते हो 96 रुपीज के शेयर पे, ये करीबन 11% के आसपास आता है आज की तारीख में।
अगर हम किसी बैंक के पास जाएंगे और वहां पे एफडी कराएंगे तो मुश्किल से सर आपको 6% का ब्याज भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये शेयर आपको 11% तक डिविडेंड देने की गुंजाइश रखता है। इसकी डिविडेंड यील्ड अगर हम आपको दिखा पाए तो जरूर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए साहब, इसकी डिविडेंड यील्ड, यानी आज आप 100 रुपए लगाइए इस पे तो एक साल में करीबन 11 रुपए 10.97% तो डिविडेंड मिलने की संभावना है आपको। लेकिन नॉर्मली ये कंपनी मई में अपना डिविडेंड घोषित करती है। इस मई में इन्होंने अपना डिविडेंड घोषित नहीं किया। अगेन कई कारण हो सकते हैं इसके। पहला कारण तो यही है कि सरकारों ने, हो सकता है सरकार ने मना कर दिया और डिविडेंड घोषित करवाने से कि भाई अभी तो हमें पैसे की जरूरत है, डिविडेंड मत दो अभी लोगों को, सरकार को पैसा दे दो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि कोविड के कारण इन्होंने अभी बेहतर ना समझा हो सकता है एक आध साल तक ये कंपनी डिविडेंड घोषित ना करे गवर्नमेंट के कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी में पोटेंशियल नहीं है। इस कंपनी को अभी के अभी खरीद लीजिए ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कंपनी आपके कंसिडरेशन में होनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा पैसा आज लगा दें। एक डिस्क्लेमर, जो एक यूजुअल डिस्क्लेमर होना ही चाहिए कि अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो ये आपका रिस्क है। मैं केवल अपनी स्टडी कर सकता हूँ, मैं अपनी स्टडी दे सकता हूँ और उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर आप मुनाफा कमाएंगे तो वो मुनाफा आपका है, नुकसान होगा तो वो नुकसान भी सर आपका ही होगा। मुझे गाली देने मत आइएगा। मेरा काम बस क्या है, वीडियो बनाना। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और नहीं लगे तो प्लीज आप शेयर ना खरीदें, लेकिन ये रिस्क पूरी तरीके से आपका है। तो अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के निर्णय लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्या आप बेहतर कर सकते हैं वीडियो में ये बताइएगा। किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।